द एग्जामगंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यसभा राज्यसभा संसद का अभिन्न अंग है। संसद के जो महत्वपूर्ण 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। इसी में से हम लोग राज्यसभा के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। राज्यसभा में को भारत में कई नामों से जाना जाता है। इसे अपर हाउस भी कहा जाता है, उच्च सदन, अपर हाउस। ये ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह है। ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसी तरह हमारे यहाँ राज्यसभा है। इसके गठन के बारे में संविधान के अनुच्छेद 80 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो इसके पहले कुछ और चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। राज्यसभा है क्या? भारत राज्यों का संघ है, ये आप अवगत हैं। और प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके कारण इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है। अमेरिका में भी जो आप देखेंगे तो अमेरिका में प्रत्येक राज्य, अमेरिका में 50 स्टेट हैं और प्रत्येक स्टेट की इक्वल भागीदारी है। ओके। और प्रत्येक राज्य से इक्वल सदस्य जाते हैं, जबकि भारत में ये स्टेट से न होकर के उस स्टेट की जनसंख्या पे निर्भर करता है। यानी भारत में राज्यसभा सदस्यों का निर्धारण किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे, स्टेट से डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और कुछ फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन की बात की गई है, यानी राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होगा। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान से देखिए कि राज्यसभा के कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्तमान में 250 है। इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट नहीं, इलेक्ट होते हैं। और 12 सदस्य जो हैं उनको मनोनीत किया जाता है। ये जो 12 सदस्य होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। ओके। अगला हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं, तो कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य कैसे बन सकता है? एक व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो फर्स्ट कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक हो। ओके, भारत का नागरिक हो, उसने अपनी उम्र का 30 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, 30 वर्ष आयु जो है कंप्लीट कर लिया हो, तथा वह किसी लाभ के पद पर न हो। चुनाव के वक्त वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ठीक है। अब देखिए यहां लाभ का पद जो है उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो मतलब वो केंद्र सरकार यानी भारत सरकार या किसी राज्य सरकार, ओके, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पे ना हो। इसमें केंद्रीय मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री और राज्य स्तर के जो मंत्री हैं, यानी राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के जो भी मंत्री हैं,
वो उनका पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ये लाभ का पद नहीं है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इसमें है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो दिवालिया घोषित न हो। ओके, दिवालिया घोषित नहीं हो या मानसिक रूप से विकृत न हो, मानसिक रूप से विकृत नहीं हो। तो ऐसे व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विकृत नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति राज्यसभा की सदस्यता का जो शर्त है उसको पूरा करता है। अब देखिए इसमें एक प्रश्न उठेगा सदस्यता में, यदि उसके सदस्यता का जो शर्त है उसको लेकर के यानी उसके योग्यता को लेकर के कोई विवाद खड़ा हो जाए तो उस प्रश्न का समाधान राष्ट्रपति के स्तर से होता है। और राष्ट्रपति जो है भारत निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पे, ओके, इसी की सिफारिश के आधार पे इस मसले का समाधान निकालेंगे। क्लियर है? तो हमने क्या देखा, उनकी योग्यता के बारे में समझा और आगे देखते हैं कि इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके, दूसरी चीज, राज्यसभा जो है वह अस्थाई सदन है। ओके, राज्यसभा अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन होने के कारण इसका कभी विघटन नहीं होता, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। विघटन चूंकि नहीं होता है तो सभी सदस्य एक साथ इसमें सेवानिवृत्त भी नहीं हो सकते, तो इसके कारण प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं या वो पद कहिए खाली होता है और उसके उपरांत उस पे 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। क्लियर है? तो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्षों पे 1/3 सदस्यों का होता है। ये जो सदस्य हैं इनके पेंशन और भत्ते की भी व्यवस्था है, पेंशन, भत्ता और वेतन। राज्यसभा के सदस्यों को पेंशन, वेतन और भत्ता मिलता है और ये जो पेंशन, वेतन, भत्ता है भारत सरकार की संचित निधि पर भारित है, यानी संचित निधि से इसे दिया जाता है। जब हम निधि के बारे में अध्ययन करेंगे तो संचित निधि की चर्चा की जाएगी। ओके, तो ये इतना फैक्ट रहा। अच्छा देखिए, राज्यसभा जो है प्रथम राज्यसभा 1952 में अस्तित्व में आया था। 1952 में अस्तित्व में आया था। ये विशेषज्ञों की सभा मानी जाती है, विशेषज्ञों, प्रबुद्ध जनों की सभा है। क्लियर है? अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हम आते हैं कि इनके मुख्य कार्य क्या है। तो राज्यसभा के जो कार्य की बात की जाएगी तो इसको काफी महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं। तो इसके महत्वपूर्ण कार्य एवं शक्ति की बात की जाए तो इसको आप कैटेगरिकली भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसके जो विधायी कार्य हैं यानी विधान बनाने की जो इसकी शक्ति है, विधायी कार्य, उसमें महत्वपूर्ण चीजों की जब आप चर्चा करेंगे तो ये जितने भी गैर वित्तीय विधेयक है यानी गैर वित्तीय विधेयक जितने हैं उसमें इसको राज्य लोकसभा की तरह समान पावर दिया गया है, यानी ये भी
लोकसभा की तरह, पार्लियामेंट की तरह गैर वित्तीय विधेयक में अपने पावर का एक्सरसाइज करता है। लेकिन जैसे बात वित्तीय विधेयक की आएगी तो धन विधेयक के मामले में धन विधेयक जो है, राज्यसभा केवल इसमें अपना सिफारिश दे सकता है, इसको रोक नहीं सकता है, इसे रद्द नहीं कर सकता है, और इसे लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। लोकसभा को ये 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिश के साथ लौटा सकता है, और इसकी जो सिफारिश है उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। यानी एक तरह से धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्ति काफी सीमित है। लोकसभा इसकी बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक है। इसके अलावे भी इसको बहुत सारे विधायी शक्तियां प्राप्त है। जैसे ये संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा की तरह राज्यसभा भी संविधान संशोधन विधेयक में पावरफुल है। क्लियर है? ये दोनों सदन से यानी लोकसभा और राज्यसभा से संविधान संशोधन विधेयक अलग अलग पारित कराया जाता है, अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में एक और जानकारी रख लीजिए कि इसके लिए वोट जो है कुल सदस्य संख्या यानी कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, ओके, का बहुमत, तथा जो भी उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं यानी मतदान करने वालों का 2/3 करने वालों का 2/3 मत उसको प्राप्त होना चाहिए, तभी कोई संविधान संशोधन विधेयक पारित हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है संविधान संशोधन विधेयक से कि इसे पारित कराने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। नोट कर लीजिए, संयुक्त अधिवेशन या बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एक साथ बैठ करके इसे पारित नहीं करा सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावे राज्यसभा जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकता है। ये इसको स्पेशल पावर है कि राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकता है, और इसको गठन करने के लिए 2/3 सदस्यों से इसका पारित कराना आवश्यक है। क्लियर है? इसके अलावा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषय पर, जैसे विषयों का बंटवारा केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है, तो राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु केंद्र को राज्य सूची के विषय पे केंद्र को कानून बनाने के लिए इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। नोट कर लीजिए, यदि राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का राज्यसभा घोषित कर दे तो केंद्र उस पर कानून बना सकता है, और ये देश की एकता अखंडता के लिए अति महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि ये राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पावर है राज्यसभा के पास कि वो देश के हित में किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए उसे केंद्र को विधान बनाने के लिए इंपावर्ड कर सकता है। इसके अलावे भी राज्यसभा को आपातकाल के संदर्भ में एक स्पेशल पावर है। स्पेशल वो कैसे होता है तो इसे समझना है, टेक्निकली स्पेशल है। चूंकि आप देखते हैं कि जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा जब अपने अस्तित्व में नहीं रहती है, तो राज्यसभा जो है
वैसी स्थिति में राज्यसभा अस्तित्व में रहती है और राज्यसभा से आपातकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन अनिवार्य रूप से कराया जाता है। आपातकाल के प्रस्ताव का अनुमोदन राज्यसभा करती है। तो ये राज्यसभा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर एक नए लेक्चर में इसी प्लेटफॉर्म पे द एग्जामगंज पे हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग लोकसभा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।